भाभी, माँ के सारे गहने मैं ले जाऊंगी। बिमला जी का मन आज बहुत भारी हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया तो उसने दो टूक जवाब देते हुए कह दिया कि माँ, तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, हमेशा तुम्हें हमसे मिलने का मन करता रहेगा, तो मैं अपने घर को छोड़कर बार बार तुम्हारे पास नहीं आ सकती। बिमला जी बहुत दुखी हो गई। उनकी बेटी छुट्टियों में भी घर नहीं आती थी, बल्कि घूमने के लिए बाहर चली जाती थी। उनके दो बेटे और बहू को भी उनसे मिलने की फुर्सत नहीं थी। उनका मंझला बेटा तो पिछले 5 साल से घर नहीं आया था और सबसे छोटा 3 सालों से घर नहीं आया था। वह अपनी पत्नी को लेकर चेन्नई में रह रहा था और उसे भी घर आना पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन बिमला जी के बड़े बेटे और बहू ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपने पास बुलाकर रखा हुआ था और बहुत ही प्यार से उनकी देखभाल कर रहे थे। पहले बिमला जी किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती थीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए चले गए। फिर जब बिमला जी के पति का स्वर्गवास हुआ, ना तो उनके पास रहने की कोई जगह थी और ना ही रुपए पैसे थे, क्योंकि उनके पति एक फल की दुकान पर काम करते थे, इसलिए उनके पास कोई बचत वगैरह भी नहीं थी। तब बड़े बेटे संतोष ने अपने साथ रखने का फैसला कर लिया और बाकी दोनों बेटों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। ले देकर उनके पास शादी के समय कुछ गहने थे, जो वही उनकी जमा पूंजी थी, जिन्हें वह बड़े प्यार से संभाल कर रखी थी। साल पे साल बीतते चले गए। अब तो शोभा के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए लखनऊ चली गई थी और उनका बेटा अभी 10वीं में पढ़ रहा था। बिमला जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। उन्हें बार बार अपने सभी बच्चों से मिलने का मन करता, लेकिन कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता था। शोभा और संतोष भी उन लोगों को बार बार आग्रह करके बुलाते थे, लेकिन सभी लोग यही कह देते कि अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। जब बिमला जी उनके पास जाने की बात करती तो वह लोग बहाना बनाकर मना कर देते। हाँ, सभी लोग बिमला जी से फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करके उनकी परवाह करने का दिखावा ज़रूर करते थे, लेकिन कभी भी उनकी तबीयत खराब होने पर, उनके अस्पताल में एडमिट होने पर या किसी खुशी के मौके पर वो लोग उनके पास नहीं आते थे। तीज त्यौहार पर भी बिमला जी बच्चों को बुला बुलाकर थक गई थी, लेकिन अपनी छुट्टियों में वो लोग बाहर घूमने ही ज़्यादा पसंद करते थे। बिमला जी ने भी अब किसी को बुलाना छोड़ दिया था। एक दिन बिमला जी सोई तो सुबह उठ ही नहीं पाई। घर में मातम का माहौल पसर गया। उनके सभी बच्चों ने भी सब यह खबर सुनी तो सभी दौड़े भागे चले आए। 13वीं के दिन सुबह की ननद माँ की अलमारी खोलने लगी। उसमें उसे माँ के गहने मिले। बड़ी बहू को छोड़कर बाकी दोनों बहुएं और ननद के बीच गहनों को लेकर झगड़ा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शौक का माहौल है ही नहीं। गहनों के लेकर ननद और बहुएं आपस में लड़ रही थीं। तभी बड़ी बहू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम सब, यह मातम वाला घर है, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी लड़ाई की आवाज़ बाहर जाएगी तो पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उसकी ननद गुस्से में बोल पड़ी, भाभी, पड़ोसियों की बात छोड़ दो, घर में क्या हो रहा है वह मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? शादी के बाद क्या माँ के गहनों पर मेरा अधिकार नहीं? वैसे भी माँ के पास ज़्यादा गहने नहीं हैं, तो सारे गहने मैं ही लेकर जाऊंगी। मंजली और छोटी बहू एक स्वर में बोल पड़ी, ऐसा कैसा हो सकता है? हम भी तो उनकी बहुएं हैं, हमारा भी गहनों पर पूरा अधिकार बनता है। बड़ी बहू दुखी स्वर में बोली, मैंने जीवन भर माँ की सेवा की, उनके साथ रही, फिर भी मुझे गहनों का इतना मोह नहीं है। तुम लोग मेरे हिस्से के गहने भी अपने पास अपने में बराबर बराबर बांट लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में शांति चाहिए। तुम लोग गहने लो और यहाँ से चले जाओ।
इस घर में तुम्हारे इस तरह लड़ाई झगड़े से माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुँचेगा। इतना कहकर वह अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली तो कमरे में फिर से एक बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर आपस में चिल्ला रही थी। एक एक गहने पर काफ़ी देर तक बहस होती रही। अतः 2 घंटे की मुशक्कत के बाद गहनों का बंटवारा हुआ। सभी लोग गहने लेने के बावजूद संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे को क्रोध भरी नज़रों से घूर रहे थे। आज चंद गहनों के चक्कर में सारी मर्यादा और शब्दों की सीमा रेखा समाप्त हो गई थी। कौन गुस्से में किसको क्या बोल रहा था, इस बात का उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में करवाहट जरूर उत्पन्न हो गई थी। खैर, रात भर किसी को ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि दूसरे ने ज़्यादा गहने ले लिए। अगली सुबह नाश्ते के बाद शोभा की ननद कहीं बाहर चली गई। 1 घंटे बाद जब वह वापस आई तो घर में घुसते ही उसने एक पैकेट फर्श पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, हमारे साथ धोखा हो गया। इन गहनों को लेकर हमने कितने देर लड़ाई की और ये गहने तो नकली निकले। सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ गए तो मंजली बहू कहने लगी, हाय राम, अब क्या होगा। छोटी बहू कहने लगी, अरे मतलब माँ जी की जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बेकार में हम यहाँ तक आए, हमारे किराए के रुपए भी बर्बाद हो गए। मंजला भाई कहने लगा, छुटकी तू झूठ तो नहीं बोल रही है। बहन बोलने लगी, भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने गहने भी चेक करवा लो। सभी लोग उसी वक्त सोनार के पास पहुँचे। गहने चेक करवाने गए तो सारे गहने नकली निकले। सभी लोग मुंह लटकाए हुए घर वापस चले आए। शोभा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। लालच करने वाले लोगों के चेहरे से टपकती मासूमियत को देखकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि इन लोगों को माँ के गुजरने का भी इतना दुख नहीं हुआ जितना इन गहनों के नकली निकलने का दुख हो रहा है। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सास के गहने नकली कैसे हो सकते हैं। खैर, सभी लोग खामोश हो गए और कोई किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शाम तक सभी लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन शोभा की ननद का दिल नहीं मान रहा था कि उसे लग रहा था कि माँ ने ज़रूर अपनी अलमारी में कुछ न कुछ तो छुपा कर रखा ही होगा। वहाँ जाकर उसने अलमारी में ढूंढने लगी। तभी उसे एक गुलाबी रंग का लिफाफा मिला। उसने वह लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह पत्र लेकर हॉल में आई और सभी घर वालों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाने लगी। एक बार फिर से सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए तो सबने कहा कि माँ ने हमारे नाम पर एक पत्र छोड़ा है, जरा तुम लोग भी सुनो कि माँ ने हमारे साथ क्या किया है। इतना कहकर उसने पत्र पढ़ना शुरू किया कि पत्र में लिखा था, बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे गुजरने के बाद तुम लोग घर ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम लोगों को लालच होगा कि माँ के गहने आपस में बांट लें। लेकिन जब तुम मेरे बीमार पड़ने पर मेरे पास नहीं आए, मेरी खुशी में शामिल होने नहीं आए, मेरे दुख में सहारा देने नहीं आए, तो फिर मेरे जाने के बाद तुम लोग को ये गहने कैसे मिलेंगे। मैंने अपने असली गहने बेच दिए हैं और नकली गहने तुम लोगों के लिए रख छोड़े हैं। तुम लोगों को वक्त के साथ पता तो चल ही जाएगा कि यह गहने नकली हैं। जिस तरह तुम लोगों को मेरे लिए प्यार और व्यवहार दिखाना नकली था, उसी तरह यह गहने नकली मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। और गहने बेचकर जो रुपए मिले थे उसे मैंने पिछले साल अपने जन्मदिन पर एक ज़रूरतमंद को दान कर दिया और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे उन रुपयों का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर हुआ है। यह सुनकर सभी का दिमाग चकरा गया था। सभी लोग माँ को बुरा कहने लगे, लेकिन जिस तरह बिमला जी बच्चों के ना आने पर दुख को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी, आज उन्हें ऐसा कदम उठाकर बच्चों को भी वैसा ही महसूस करा दिया था। जाते जाते शोभा की ननद उसे ताना मारते हुए बोली, बड़ी भाभी, आप तो हमेशा माँ की देखभाल और सेवा करने का उपदेश देती थी, उनसे मिलने के लिए मुझे कहती रहती थी, लेकिन आपको इतना सब करके क्या मिला। आपको भी तो उन्होंने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इससे अच्छे तो हम लोग ही हैं।
हम लोग जीवन भर उनसे दूर भी रहे और हमें कुछ मिला भी नहीं, लेकिन आप तो सब कुछ करके भी खाली हाथ रह गए। शोभा बोल पड़ी, मेरे लिए माँ का आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैंने तो अपने लिए उनके सारे गहने तुम लोगों को ही दे दिए थे ना। अगर वह गहने असली भी निकलते तो भी मैं उनसे कुछ नहीं लेती। मैंने माँ के लिए जो भी किया वह किसी स्वार्थ के कारण नहीं किया था, बल्कि वह हमारे परिवार की नींव थी, इसलिए मैंने उनके लिए सब किया। तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो। इतना कहकर वह घर के काम में जुट गई, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतना बड़ा फैसला उसे बिना बताए कैसे ले सकती है। सोचते सोचते उसे याद आया कि पिछले साल अपने जन्मदिन के दिन उसकी सास तो कहीं गई ही नहीं थी, तो फिर उन्होंने वो रुपए कहाँ दिए होंगे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सोचते सोचते अचानक से उसकी दिमाग में बिजली की गुड़ गई, क्योंकि पिछले साल अपने जन्मदिन पर उसकी सास ने अपनी बेटी के MBBS की पढ़ाई की पूरी फीस भर दी थी और पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि तुम मेरे लिए इतना करती हो तो मैं तुम्हारे लिए तो कुछ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उस समय तो बात हो गई थी, लेकिन आज शोभा को यह एहसास हो गया था कि उसकी सास ने अपने असली गहने बेचकर वह रुपए कहीं और दान नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी की पढ़ाई में लगाए हैं। तभी तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि उसके रुपयों का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर हुआ है। उसकी आंखों से 2 टुक आंसू टपक गए कि उसके साथ में बिना कोई दिखावा किए उसे सब कुछ सौंप दिया था और अपने लालची बच्चों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।